नमस्कार, मैं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। इस समय हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव के 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और बाकी चरण के अभी बाकी हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह प्रत्याशियों को उतारी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपकी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़? हिंदू महासभा का मुख्य मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। इसके तहत हम लोगों ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जैसे कि एक शिक्षा एक कानून, किसान आयोग का गठन, एक देश एक नीति। इसके तहत कई से हमारे बहुत से मुद्दे हैं, 28 बिंदु हैं हमारे, जिनको लेकर के हमने उतारा है। एक देश एक कानून, एक देश एक शिक्षा, प्रदेश के सभी मदरसे हैं उन जो गैर कानूनी हैं उनको बंद होना चाहिए, और महिला सम्मान कानून की व्यवस्था, मीडिया कर्मी जो है, स्वास्थ्य कर्मी जो भी हमारे अधिवक्ता हैं उनको समुचित पेंशन की व्यवस्था। ऐसे हमारे जो है 28 बिंदु हैं जिनको लेकर के मीडिया में हिंदू महासभा मैदान में है। और आपको एक चीज़ बता दें कि बहुत अच्छी बात है कि जिस सोच के साथ हम मैदान में गए थे चुनाव को लेकर के, जो रिस्पांस मिल रहा है, जो लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे देश में इस बार हर जगह से प्रत्याशियों को चुनाव में उतारी हुई है। चुनाव मैदान में लोग ताल ठोक रहे हैं। 3 चरण के मतदान हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को उतारी है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहीं न कहीं अभी कोई दूसरी पार्टी से बीजेपी में जाता है तो उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। कई विधायक हैं तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिन रात प्रचार में आपको जाना होता है, और आपकी सुरक्षा क्या है? सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा मुझे मुहैया नहीं कराई गई, जबकि मैंने कई बार पत्र भी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन को, प्रशासन को, लेकिन उसके बावजूद एलआईयू ने मेरी जो रिपोर्ट तैयार की उस पर भी उसने लगाया कि हाँ, इनको सुरक्षा की आवश्यकता है, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हमारे लोकल थाना गुड़म्बा से भी रिपोर्ट ली गई, उसमें भी उन्होंने लिखा, यहाँ के सीओ साहब ने लिखा कि हाँ, इनको सुरक्षा की आवश्यकता है, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि शासन से वो चीज़ पास नहीं हुई और आज तक कोई भी सुरक्षा मुझे नहीं दी गई। अभी हाल फिलहाल में आपको एक धमकी भरा वो मैसेज भी आया हुआ है लक्ष्मण टीला को लेकर के, इस पे आप क्या कहना है? ऐसा था कि एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें मेरा फ़ोटो था और रिजवी जी का फ़ोटो था जो कि मुसलमान से हिंदू बने थे, और उसमें योगी जी का फ़ोटो था। सभी पे क्रॉस का निशान लगा था। उस पत्र को जो उर्दू में लिखा था, उस पत्र को मैंने जो है शासन और प्रशासन के लोगों तक भेजा और उस पर मैंने कार्रवाई करने की मांग की कि ये पत्र है, उसमें सभी का लिखा था कि सर तन से जुदा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उस पत्र पे कोई कार्रवाई की गई और ना ही मुझे कोई सुरक्षा दी गई। कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है कि कोई हिंदूवादी नेता आगे न उठे। मुझे लगता है इस नाते मुझे कोई सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जा रही। जैसे बीजेपी सरकार मंदिर, मस्जिद और कई चीज़ों को लेकर के ही है, तो आपको क्या लगता है इस पे? ऐसा है, जो मंदिर मस्जिद की बात है, हिंदू महासभा सर्वप्रथम हिंदुओं की पार्टी है और इसी ने 1949 में राम जन्मभूमि का मुकदमा, उस समय अयोध्या जो था उसका ज़िला होता था गोंडा में दायर हुआ था। वहाँ से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा 2 ही लोगों ने मुकदमा लड़ा और विजय प्राप्त की। उस विजय पर आज भव्य राम जन्मभूमि पर मंदिर बना हुआ है और बन रहा है। वो देन हिंदू महासभा की है, उसमें ना कहीं पर आरएसएस थी ना ही भाजपा थी, क्योंकि जिस आदेश पर मंदिर बना वो हिंदू महासभा की देन है। सन 1949 में स्वामी चक्रपाण जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने ही मुकदमा में दर्ज करवाने में अहम रोल रहा है, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित भी नहीं किया गया? बिल्कुल, उनको आमंत्रण नहीं दिया गया। इस चीज़ की ग्लानि है और पूरे हिंदू महासभाइयों में रोष भी है कि जो व्यक्ति
यहाँ तक कि अपनी संपत्ति को बेच करके और मुकदमे में लगा करके मुकदमे की पैरवी करता रहा, उसको आज तक ट्रस्ट में जगह तो बहुत दूर की बात है, उस प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण तक नहीं दिया गया। ये कहीं न कहीं हिंदू महासभा को दरकिनार कर रहे हैं और चाहते भी नहीं हैं कि हिंदू महासभा की जो भी चीज़ें हैं वो उठ करके जनता के सामने आएँ। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? इस समय 19 सीटों पे हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कि अभी मैं आपसे बता दूं कि कल मैं गोरखपुर के लिए निकल रहा हूं और गोरखपुर में 10 तारीख को नामांकन है और 10 तारीख को ही बलिया में भी नामांकन है, देवरिया में भी नामांकन है। तो दोनों जगह मैं अटेंड करके नामांकन कराने जा रहा हूँ और 9 तारीख को संत कबीर नगर में नामांकन होना है और इसी 8-9 तारीख में जौनपुर में भी होना है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा आबादी किसी की है तो युवाओं की आबादी है और बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से कहीं न कहीं फेल्योर रही है कि जो भी वैकेंसियाँ आई और पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर धर्म की बात होती है, धर्म के साथ मुझे व्यवसाय भी चाहिए, मुझे रोज़गार भी चाहिए। जब तक जनता के पास रोज़गार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, नौकरियां नहीं होंगी तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। तो ये बहुत ही सही बात है कि उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी नौकरी की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, उनको नौकरी की व्यवस्था दे, उनको रोज़गार दे। लेकिन जिस हिसाब से प्राइवेटीकरण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो है तो नौकरी घटा रही, बढ़ाने की तो कोई चर्चा नहीं हो रही। हर चीज़ तो प्राइवेट हो रहा है तो नौकरियां तो घट रही हैं। चुनाव मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर के मैंने स्पष्ट किया है अपने उसमें कि यदि हमारी सरकार बनती है और हिंदू महासभा सरकार में शामिल होती है तो हर युवा के, हर घर के एक युवा को नौकरी का जो है प्रावधान है उसको दिया जाएगा। वो जैसे भी हो, जो जिस लायक है उसको उस हिसाब से नौकरी में ज़रूर लाया जाएगा और इस प्राइवेटीकरण पे रोक लगेगी। जैसे कि आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, सबसे ज़्यादा महंगाई चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है, इस पे आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात है, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए और जो सरकार की नीति थी, जैसे डीजल की बात थी, पेट्रोल की बात थी, आज देखिए डीजल और पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए। वही भाजपा महंगाई को लेकर के आज सत्ता में आई थी, आज उसी की सत्ता में इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो इसको रोकथाम करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम रही है, कोई महंगाई पे कोई ब्रेक नहीं लगा पाई। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक आपको सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की जो भी नीतियां हैं, मुझे नहीं लगता है उसको, जो भी उसने हमारे विषय में या उनका जो भी एलआईयू है उनको क्या रिपोर्ट दिया है मेरे विषय में, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जब जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की और शासन की होती है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मण टीला जो लखनऊ का मुख्य मुद्दा है, उस लक्ष्मण टीला का मैं वादी भी हूँ, पक्षकार हूँ और उसके तहत कई बार उस मौलाना ने मुझे धमकी भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मुझे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ शासन और प्रशासन से कि सुरक्षा व्यवस्था मुझे दी जाए, जिससे कि मेरे साथ कोई घटना न घट सके, क्योंकि यही लापरवाही सरकार ने बरती थी, वर्तमान सरकार ने, जिसके तहत हमारे माननीय कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, उसी कार्यालय में हुई जो हिंदू महासभा का कार्यालय है। अभी जैसे मनोज पांडे थे, सपा में थे और सपा से बीजेपी में जैसे ही गए, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति बीजेपी में जाता है तो उसकी सुरक्षा 3 गुना कर दी जाती है और कहीं न कहीं विपक्ष में रहता है तो उसकी सुरक्षाएं कम हो जाती है, इस पर क्या कहना है? वो भी विपक्ष का ऐसा है कि जहाँ तक जो बात आप कह रहे हैं, अब इस समय भाजपा की वो स्थिति हो गई, भाजपा के पास एक जमजम का पानी है। वो जिस भी विपक्ष के नेता पे जिसके ऊपर छिड़क देते हैं वो गंगा जल है, वो पवित्र हो जाता है और वो पवित्र होकर के भाजपा में आ जाता है और उसको सुरक्षा व्यवस्था हर चीज़ मुहैया कराई जाती है, क्योंकि भाजपा को वो स्टैंडर्ड बनाना है, वो चीज़ दिखाना है कि हाँ हमारे साथ आए हैं तो आपको ये चीज़ें मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, ये प्रलोभन दे करके और अन्य दलों से भी तोड़ करके वो अपने साथ मिलाने का काम करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
अभी लखनऊ पूर्वी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, उसमें जो है हमने जयकांत द्विवेदी जी को प्रत्याशी बनाया, नाम की घोषणा हुई, बाकायदा उसकी हर चीज़ मीडिया में भी चली, और राजनाथ सिंह के लड़के नीरज सिंह ने उसको अपने यहाँ बुला करके उसको जो है भाजपा हिंदू महासभा से त्यागपत्र दिलाते हुए भाजपा की सदस्यता दिला करके अपने साथ मिला लिया मेरे प्रत्याशी को। तो ऐसे करके साम दाम दंड भेद से वो कहीं न कहीं हिंदू महासभा को कमज़ोर करने के, उनके प्रत्याशियों को तोड़ने की रणनीति करते हैं, और इस तरह से हिंदू महासभा को कमज़ोर किया जा रहा है। कहीं न कहीं आपकी पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, एकजुट की बात करती है, लेकिन बीजेपी भी कुछ इससे मिलती जुलती है, लेकिन आपको क्या लगता है? हिंदू महासभा, मैंने पहले भी बता दिया है कि हिंदू महासभा हिंदुओं की सर्वप्रथम पार्टी है, और हिंदू महासभा का एक ही नारा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस नारे को आत्मसार करते हुए हम लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। लेकिन भाजपा जो हिंदूवादी चेहरा लेकर के चली थी, कहीं न कहीं अपने मुद्दे से भटक गई, क्योंकि अब भाजपा जो है वो जातगत राजनीति करने लगी। आप देखिए छोटी छोटी पार्टी जो कि जातगत पार्टियाँ हैं, चाहे अपना दल हो अनुप्रिया पटेल जी का, या निषाद पार्टी है, या राजभर जी की पार्टी, इन सब को धीरे धीरे करके वो जातगत जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और हिंदू महासभा जो सर्वप्रथम इतनी पुरानी 1915 की पार्टी है, उसको उन्होंने अपने से दूर रखा। क्या कारण है कि हिंदू महासभा को सरकार में क्यों नहीं लिया गया? जैसे बीजेपी सरकार कहती है कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, कई बार अपने चुनावी मुद्दे में कहा किसान की आय दुगनी हो जाएगी, किसान सम्मान निधि लोगों को मिल रही है। कहीं न कहीं जो जिसका 1 बिस्वा खेत है और जिसका 100 बीघा खेत है, सबको 2000 रुपये किसान सम्मान निधि मिल रहा है। क्या सम्मान निधि वास्तव में वो सम्मान लायक है कि नहीं है? इस पर आप क्या कहना? मैं बिल्कुल सही बात है। किसानों की जो समस्याएं हैं भाजपा के शासनकाल में, उनको कोई देखने वाला नहीं है। कितने किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, यहाँ तक कि आप देखिए कि किसानों की समस्याएं आप उनको क्यों दे रहे हैं किसान निधि, क्यों फ्री में राशन बांट रहे हैं? किसान अन्नदाता है, उसको अन्नदाता कहा गया, उसको ही आप अन्नदाता को ही अन्नदान दे रहे हैं। ये तो कोई बेतुकी बात है ना, क्योंकि किसान को उसका वाजिब मूल्य दे दीजिए, उसका जो रेट है वो रेट दे दीजिए, उसके ऊपर एहसान मत करिए, क्योंकि किसान को एहसान की ज़रूरत नहीं है। वो खून पसीने की कमाई से अपना काम करता है। आप बताइए, आप किसान निधि दे रहे हैं, क्यों किसान निधि दे रहे हैं? उसका मूल्य क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने गन्ने का मूल्य 10 रुपया बढ़ाया और डीजल का मूल्य आपने 50 रुपया बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हिंदू महासभा ने आज से नहीं, कई बार हमने पत्र लिख करके मोदी जी को, योगी जी को भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम तो किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। आपने छोटा अगला आयोग, पिछड़ा आयोग, छोटे छोटे वेतन आयोग, महिला आयोग, मतलब कितने ही आयोगों का गठन हुआ, लेकिन किसान आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जिससे कि हमारा गेहूं का इस समय सीजन चल रहा है, गेहूं का मूल्य निर्धारित क्यों नहीं होता? और जो मूल्य निर्धारित किया जाता है सरकारी दर पे, उस पर किसान बेचने के लिए मजबूर क्यों नहीं है? क्यों किसान बाहर की मंडियों में जा कर के बेच रहा है? क्योंकि वहाँ पर किसान का गेहूं लिया ही नहीं जाता है। जो उनके गिने चुने लोग हैं वही जा कर के, जो सरकार में हैं, जो उनके लगे लपे हैं, उन्हीं को जा कर के वो गेहूं खरीदा जाता है। बाकी आम किसान का कोई भी गेहूं या कोई भी चीज़ जो है किसान वहाँ पर किसान बेच ही नहीं सकता लेवी पे। ये सिस्टम बना दिया। यहाँ तक कि पिछली बार मेरा ही धान नहीं खरीदा गया। और दूसरी बात छोड़ दीजिए, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने अप्लाई किया तहसील में, मुझे रसीद मिली, लेकिन आज नहीं 4 दिन बाद लेकर के आइए, 6 दिन बाद लेकर के, ऐसे करके और फिर वो लेवी बंद हो गई और धान नहीं खरीदा गया। तो ये सब दिखावा है, जुमलेबाजी है। वास्तव में किसान को कोई निधि नहीं चाहिए, उसका मूल्य दे दो, उसकी लागत निर्धारित कर लो, उसके बाद उसकी प्रॉफिट निर्धारित करके उसका मूल्य दे दो। किसान ये मांगता है, ये चाहता है कि मुझे वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने भी देखा और विपक्ष ने मुद्दा भी किसानों को लेकर के कई बार उठाया, और किसान कई बार एकजुट हुए, कई बार आंदोलन किए, उनके ऊपर आंसुओं के गोले भी छोड़े गए, और किसान अन्नदाता है और इस तरीके से व्यवहार किया गया। इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात है। जब किसान उग्र होता है क्योंकि वो खेत में मेहनत करता है और जब उसको उसका मूल्य नहीं मिलता है, उसका नुकसान होता है, और उसके बाद जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बन गया,
साल में उसको जा कर के वो पेमेंट वहाँ जो किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया, डीजल लाया, खाद लाई, बीज लाया, उसने मेहनत की, बोया, लेकिन उसमें लाभ नहीं हुआ। उसके बाद उसको फिर वही पैसा वहाँ बैंक में जा कर के जमा करना है, और जब लाभ नहीं होता है इसलिए वो फिर आत्महत्या पे मजबूर होते हैं, आंदोलन पे मजबूर होते हैं, और जब वो आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोला जाता है। विपक्ष ने ये भी कई बार आरोप लगाया है और कई बार आरोप लगा रही है कि जो किसान अन्नदाता है वो लोन लेने के लिए अप्लाई करता है, अगर 5 लाख का लोन लिया है और समय पे नहीं दे पाता है, चुका नहीं पाता है, तो उसके यहाँ रिकवरी आती है, कई चीज़ें आती है, और लोग जो चाहते हैं उनके ऊपर कोई रिकवरी नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है। यदि समय से किसान अपना भुगतान नहीं कर पाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसको जो है वो पेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है वहाँ बैंक में जा कर के। और दूसरी चीज़ ये ना कि मैं ये चाहता हूँ कि किसान, सबसे सीधी सी बात है कि किसानों का उसका वाजिब मूल्य दिया जाए, इसके लिए आयोग का गठन हो, अब उसका मूल्य निर्धारित हो कि गेहूं में कै रुपये 1 बीघे में कितना खर्चा आया है और उसमें कितनी पैदावार हुई है, उसके ऊपर हमारी जो है मूल्य वृद्धि जो है वो डिसाइड की जाए। इस देश में गरीब व्यक्ति जो भी हैं किसी तरीके से 1-1 रुपए कमा करके किसी न किसी चिट फंड कंपनियों में पैसा जमा कर देते हैं, और कहीं न कहीं उनका किसी प्रकार का आज तक रिटर्न नहीं मिल पाया। इससे जनता परेशान है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत सही सवाल आपका है भाई साहब, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी के समक्ष और अपने शासन के और प्रशासन के भी समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला, यदि विश्व में सबसे बड़ा कोई घोटाला हुआ है वो सहारा के अंदर हुआ है। सहारा इंडिया के अंदर जो सुब्रत राय जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भाई अभी तक जो भी घोटाले होते थे बड़े बड़े सरकार के द्वारा होते थे, सरकारी उसमें सिस्टम में होते थे, लेकिन जो सहारा ने किया है उसने एक मूंगफली बेचने वाला, पान बेचने वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले से लेकर के एक IAS PCS का पैसा भी लगा और उसमें उद्योगपतियों का भी पैसा लगा, लेकिन रिटर्न किसी का नहीं हुआ। आज की स्थिति यह है कि जो कार्यकर्ता हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा लेने गया वो एजेंट गया, एजेंट के द्वारा पैसा तो कस्टमर से ले लिया गया और बैंक में जमा कर दिया गया, कंपनी में जमा कर दिया गया। अब जब मैच्योरिटी का समय आया तो वो जो मैच्योरिटी हो नहीं रही कंपनी की तरफ से, तो जो जमा करता हैं वो जमा करता सीधे जो है कार्यकर्ता के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, कहीं उनकी मोटरसाइकिल छीन लाते हैं, कहीं उनको गाली देते हैं, कहीं उनके ऊपर मुकदमे लिखाते हैं। इस कदर कि कार्यकर्ता, तो बहुत से कार्यकर्ताओं ने तो आत्महत्या कर ली, और सहारा के अंदर तो कार्यालय में पेट्रोल डाल करके आग तक लगा ली कार्यकर्ताओं ने। इस कदर है, यहाँ तक कि योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी ने तो 10,000 रुपये जमा देने की वादा किया कि हाँ आप फार्म भरिए, मैं 10,000 रुपया रिटर्न कराता हूँ। जिसका 5 लाख जमा है, जिसका 50,000 जमा है, उसको 10,000 रुपया वो भी मिला नहीं, केवल चुनावी जुमला हो करके रह गया। उसमें भी आदमी को भ्रमित रहा, वो जा करके तहसील में जा रहा है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहा है, और उसके बाद भी उसको पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा कैसे रिटर्न होगा? ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है कि जब आपको एक चीज़ बता दें कि पूंजी, और पूंजी के साथ पूंजी को सरकार का सहयोग मिल जाए तो फिर उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता है। जिसके पास पैसा भी हो और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, उससे बड़ा ताकतवर इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। और ये स्थिति है सहारा के अंदर कि सहारा के पास पैसा भी है और ताकत भी है, इसलिए उससे पैसा ले पाना आम जनमानस के बस की बात नहीं है। जब तक इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी और उनका पैसा नहीं दिलाएगी तो ऐसे नहीं। अभी मैं बता दूं कि हमारे सैकड़ों कर्मचारियों का जो है, सहारा में जो कर्मचारी थे, सैकड़ों कर्मचारियों का वेतन बकाया है, उनका PF बकाया है, FF बकाया है, लेकिन सरकार या कोई भी नहीं। लगभग 4 से 5-7 साल हो गया हम लेबर कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, डेट पे डेट हो रही है। ये स्थिति है कि आज श्रमिकों की ये स्थिति है कि वो अपना पैसा नहीं पा रहे हैं, जमाकर्ता अपना पैसा नहीं पा रहे हैं, और सरकार उस नींद में सो रही है, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यदि सरकार चाहती तो तुरंत बैन करती और सहारा को बंद करे और पेमेंट कराए, उनकी संपत्ति बेच के पेमेंट कराए, उनके पास प्राप्त। और हो क्या रहा है कि उन लोगों ने इंडोनेशिया में जाकर के वहाँ पे नागरिकता ले ली, अपना देश छोड़ दिया।
विदेश में चले गए। अब यहाँ पे कोई पुरसहाल नहीं है। और जो पैसा था, मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सहारा ने में जो भी पैसा था उसमें अधिक से अधिक पैसा जाकर के पतंजलि में लग गया, स्वामी रामदेव जी के उसमें, क्योंकि ओपी श्रीवास्तव जी पतंजलि से प्रेरित हैं और उसके कुछ उनके वाइफ जो हैं, नाम नहीं याद आ रहा, वो भी जो है उसके पदाधिकारी हैं। और वो जा कर के सहारा का पैसा, क्योंकि मैं जब सहारा में था मैं देख रहा था कि सहारा का सारा बड़ा डिपार्टमेंट जो भी अधिकारी थे वो सारी नौकरी, पैसा तो सहारा से लेते थे, नौकरी सहारा में करते थे और काम जो है पतंजलि का करते थे। पतंजलि का अभी हाल फिलहाल में कई प्रोडक्ट पे रोक भी लगा दिया गया। सारी चीज़ हमने क्या कहा, सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित कदापि नहीं हो सकता। ये सच्चाई है, सामने आ रही है, धीरे धीरे कोर्ट का डंडा चल रहा है और वो चीज़ें सब जनता के सामने आएंगी। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पतंजलि ने कहाँ से उठा करके और कहाँ पहुँची, ये सारा पैसा जो है एक छोटे छोटे मूंगफली वाले का, आपके पान की दुकान वालों का, सब्जी बेचने वालों का, ये छोटे छोटे जो है दुकानदारों का पैसा लगा है और ये जा कर के तब पतंजलि आज वहाँ पर पहुंची है। ऐसा क्या कारण रहा कि सरकार अंकुश नहीं लगा पाई? ऐसे चिट फंड, ऐसी कई सारी कंपनियां आती हैं और लुभाव करके लोगों को चूना लगा के चली जाती। आप बताइए कि जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको हर दूसरे महीने लाइसेंस बांट रही है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रही है? उसने क्यों नहीं भी अंकुश लगाया? उसने क्यों नहीं लेखा जोखा रखा है कि हाँ कितने करोड़ रुपया मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा हुआ? एक सोसाइटी में जमा हुआ और 2 महीने चली, वो सोसाइटी बंद हो गई, दूसरी सोसाइटी का फिर नया रजिस्ट्रेशन हो गया, तीसरी का फिर नया रजिस्ट्रेशन हो गया। ऐसे करके नई नई सोसाइटियाँ बनती गई और पैसे का लोड करके उसमें आता गया। उस सोसाइटी की जिम्मेदारी है, जिस अधिकारी ने उनको लाइसेंस दिया है पैसा वसूलने का, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पैसे को वापस कराएं। अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के, जो अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हर जगह चुनाव लड़ रही है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर के आशंकाएं भी कई जताई जा रही है और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कोई सुरक्षा अभी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मिली है।